कि यह बहुत गलत बात हुई है, इससे देश का नुकसान होगा। ये विश्व व्यापार संगठन ये क्या बला है, जरा देख लीजिए। जैसा मैंने कहा कि दूसरा महायुद्ध समाप्त होने के बाद तुरंत ही पश्चिमी देशों ने, गोरे देशों ने यह विचार शुरू किया कि नवस्वतंत्र देशों पर अपना आर्थिक साम्राज्य कैसे फैलाया जा सकता है। कोई नवस्वतंत्र देश अपने को गुलाम बनाने के लिए तैयार नहीं होगा, उनको गुलाम बनाने की वृत्ति में कैसे रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने प्रचार प्रोपेगेंडा शुरू किया। ये मैंने प्रारंभ में ही कहा। वास्तव में थोड़े विकसित देश सारे दुनिया के अविकसित और विकसनशील गैर गोरे देशों पर अपना साम्राज्य कैसे स्थापन कर सकते हैं, इसका षड्यंत्र कई दशकों से चल रहा। उसी का एक आविष्कार विश्व व्यापार संगठन है। विश्व बैंक उसी के लिए है। विकसित देशों का साम्राज्य अविकसित देशों पर कैसे हो सकता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसी के लिए है। अमेरिकन सरकार भी उसी प्रयास में है। आपको आश्चर्य होगा, विश्व बैंक के इकोनॉमिक एडवाइजर मिस्टर स्टिग्लिट्ज, जिन्होंने अभी 3 साल के पहले इस्तीफा दिया है, उनका स्टेटमेंट आप पढ़िए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि विश्व बैंक के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा था, उसके कारण मैंने वहां सर्विस ली। मुझे लगा अच्छे उद्देश्य है। प्रत्यक्ष मैंने अनुभव किया कि ये तो गरीब देशों का शोषण करने की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए मैंने उसको छोड़ा है। और विश्व बैंक गरीब देशों का शोषण किस ढंग से करती है, इसकी प्रक्रिया दी, 4 स्टेप्स की प्रक्रिया दी। आप मूल स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। प्राइवेटाइजेशन से शुरुआत करके गरीब देश को लोन देना, लोन देते समय अपनी शर्तें लगाना, शर्तों के कारण उसको गरीब बनाना, और गरीब बनाने के बाद उसको गुलाम बनाना, इस सारी प्रक्रिया मिस्टर स्टिग्लिट्ज ने दी है, जिन्होंने अनुभव के आधार पर लिखा है। वैसे ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एक टॉप ऑफिशियल डेविसन एल वुड, इन्होंने तो यहां तक लिखा कि मैंने इतना पाप कर्म किया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में रहते हुए कि मेरे हाथ पर गरीब लोगों के खून मेरे हाथ पर है, और दुनिया की सारी नदियां आकर भी मेरा हाथ साफ नहीं कर सकती, इतना खून मेरे हाथ पर है, इसका मुझे पश्चाताप हो रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। जो जानकारी रखते हैं वो ये सब बातें कहते हैं। विश्व व्यापार संगठन इसलिए स्थापन किया गया कि उसके अंदर सब देश आ जाए। सब देश आते हैं तो उसमें जो गोरे देश है वो गैर गोरे देशों पर अपना प्रभाव जमा सके। वहां की कार्यशैली क्या है? ऐसा है कि वहां जितने सदस्य हैं, विकसित अविकसित, गोरे गैर गोरे, सबने मिलकर और विचार विमर्श करते हुए निर्णय लेना, ये वास्तव में लोकतांत्रिक पद्धति है। वह वैसा नहीं होता। वहां क्या करते हैं कि गोरे देशों के 8-10 प्रतिनिधि पहले इकट्ठा आते हैं, उसको ग्रीन रूम कहते हैं, और गोरे देशों के हित के लिए गैर गोरे देशों पर क्या निर्बंध लगाने चाहिए, इसका विचार करते हैं। और वो विचार होने के बाद ग्रीन रूम के बाहर आते हैं, और बाहर जो लोग हैं उनको बताते हैं कि ये निर्णय हो चुका है, इसमें चर्चा नहीं, कुछ नहीं। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर महातिर मोहम्मद ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, भारत ने आवाज नहीं उठाई। भारत के प्रतिनिधि जो WTO में जाते थे वो तो यूरोप अमेरिका के लोगों के सामने झुक जाते थे। इसीलिए चित्रा सुब्रमण्यम ने एक पुस्तिका लिखी है कि इंडिया इज फॉर सेल। उसमें दिया है कि कैसे हमारे प्रतिनिधि तैयारी भी नहीं करते, बोलते भी नहीं। बाद में इसमें परिस्थिति में अंतर आया हम लोगों के कारण। तो वहां जो
गैर गोरे देश है, उनकी ओर से महातीर मोहम्मद ने सबसे पहले अपनी आवाज उठाई। उन्होंने एक समिति का निर्माण किया, उसका नाम था साउथ कमीशन। उसके अध्यक्ष थे मिस्टर नेरेरे, तांजानिया के, और जनरल सेक्रेटरी थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उनको बताया गया कि किस तरह से आर्थिक आक्रमण हो रहा, किस तरह से आर्थिक साम्राज्यवाद आ रहा, इसका अध्ययन करना और उसको रोकने के लिए क्या उपाय योजना करनी चाहिए, यह सुझाव देना, यह काम उसको दिया था। उस कमेटी की रिपोर्ट आपको मार्केट में भी मिल सकती है, चैलेंज टू दी साउथ, पूरी उस रिपोर्ट का नाम है। ये पूरी रिपोर्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनाई गई, जिसमें गोरे देशों को कैसे रोका जा सकता है यह भी बताया गया। साउथ साउथ कोऑपरेशन जैसे कुछ इलाज बताए गए कि कैसे रोक सकते हैं। आप वो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा स्वदेशी जागरण मंच का आदमी है लिख रहा है, किंतु यही डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, जो उन्होंने लिखी हुई बातें थी वो भूल गए। यह आश्चर्य की बात है। जैसे यशवंत सिन्हा की बात है, स्वदेशी जागरण मंच की एक चिंतन बैठक नागपुर में हुई थी, उसमें तीनों दिन यशवंत सिन्हा उपस्थित थे। आखिरी दिन समारोह के पहले उनका भाषण हुआ। उन्होंने कहा कि विश्व व्यापार संगठन में रहने के कारण भारत का नुकसान हो रहा है, तो हमने हिम्मत के साथ विश्व व्यापार संगठन को छोड़ देना चाहिए। यशवंत सिन्हा का भाषण था। लेकिन जैसे फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, अपनी कही हुई बात भूल गए। मालूम होता है कि फाइनेंस मिनिस्टर होते ही एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम अंग्रेजी में है एमनेशिया। एमनेशिया का मतलब होता है कि पूर्ण विस्मरण, मैं कौन हूं, कहां से आया, क्या कर रहा हूं, सारा भूल जाते हैं। यह एमनेशिया फाइनेंस मिनिस्टर होने के बाद हो जाता है। इसके कारण जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह वैसे यशवंत सिन्हा भी सब भूल गए और गलत बातें बोलने लगे। स्वदेशी जागरण मंच चाहता है कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो, लेकिन विदेशियों का षड्यंत्र चल रहा है कि हमारे देश के कृषि पर, हमारे देश के एक एक उद्योगों पर विदेशियों का कब्जा हो जाए। अब हमारा कृषि प्रधान देश है। विश्व व्यापार संगठन में सबके लिए एक स्टैंडर्ड नहीं है। हमारे लिए अलग है, अमेरिका के लिए अलग है। अब कृषि की दृष्टि से केवल उदाहरण के लिए बताता हूं। अमेरिका अपने किसानों को जो पहले सब्सिडी मिलती थी उससे 4 गुना सब्सिडी उन्होंने बढ़ाई है। भारत और बाकी विकसनशील देशों को बताते हैं अमेरिका कि तुम अपनी सब्सिडी कम करो और आखिर सब समाप्त करो। अपने किसानों को बढ़ा रहे, हम लोगों को कहा रहे कि सब्सिडी खत्म करो। कारण क्या है? अब देखिए, अमेरिका का एक कानून है, 1988 का कानून है, ओमनिबस एक्ट कहते हैं। उसमें स्पेशल 301 करके क्लॉज है। उसमें स्पष्ट दिया है कि बाहर के देश का कोई भी माल हमारे बंदरगाह में यदि आता है और वो हमारे देश में उतारने से हमारे देश के उद्योग और कृषि को नुकसान होगा, ऐसा यदि हमें लगता है तो हम बंदरगाह से वो माल को उतरने नहीं देंगे, वापस भेज देंगे। लेकिन साथ ही साथ उसमें ऐसा है कि हमारा माल यदि किसी के यहां जाता है, उसके बंदरगाह में अमेरिका का माल आता है, उसने हमारा माल उतार लेना ही चाहिए। यदि वो हमारा माल नहीं उतार लेंगे और अपने मार्केट में नहीं भेजेंगे तो हम उसके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। ये कौन सी नीति है? और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो नियम, अब देखिए, हमारी सरकार कहती है कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कैसे बाहर आ जाए। दुनिया का ये सारा ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया का नहीं है। यह विकसित देशों के लिए और विकसित देशों के हित के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। अब देखिए कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने
जो विकसनशील देश मेजॉरिटी में उनकी बात मानी नहीं जाती। गोरे देश, विकसित देश 8-10 है, एक्चुअली 8 ही है। उनकी दादागिरी सब पर चलती है। महातिर मोहम्मद ने एक बात कही। पहले तो महातिर मोहम्मद ने भारत सरकार को प्रार्थना की कि भाई जितने विकसनशील देश है उनका एक ब्लॉक बनाने की आवश्यकता है, और चूंकि भारत यह सभी विकसनशील देशों में सबसे बड़ा है तो भारत में हमारा नेतृत्व करना चाहिए, हम आपका नेतृत्व मानने के लिए तैयार है। यह बात महातिर मोहम्मद ने सबकी ओर से कही। भारत ने नेतृत्व लेने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने ये कहा कि WTO के अंतर्गत रहते हुए जो विकसनशील देश है उन्होंने अपना एक ब्लॉक बनाना चाहिए, अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए। इस ब्लॉक ने विकसित देशों को धमकी देनी चाहिए कि WTO में आप हमारे साथ इक्वल फुटिंग माने बराबरी का व्यवहार कीजिए, और यदि आप इक्वल फुटिंग का व्यवहार नहीं करते हम WTO छोड़ देंगे। वो तो इक्वल फुटिंग का व्यवहार करने वाले नहीं है, उनको दादागिरी चलाना है, तो WTO छोड़ देना है। और उसके बाद स्वदेशी जागरण मंच ने यह कहा कि विकसनशील देशों में एक ग्रुप बनाकर पहले WTO में रहते हुए धमकी देना, और वो मानेंगे नहीं तो WTO के बाहर आकर सेकंड WTO, दूसरा विश्व व्यापार संगठन, विकसनशील देशों का अलग खड़ा करना और उनके साथ हम स्पर्धा करें, उनके साथ हम झगड़ा करें, सभी विकसनशील देश एकत्रित होकर, ऐसा हम लोगों ने कहा। ऐसा है, शुरू शुरू में हम जब बोलते थे तो लोग कहते थे कि आपके बोलने का कोई नहीं उपयोग नहीं है। जैसा कहा जाता है कि बुढ़िया कहती तो सच है लेकिन सुनता कौन है। लेकिन आपने देखा होगा ऐसा था कि हम लोग अभी जो नई सरकार आई है, नई सरकार के लोगों से, प्रधानमंत्री को लेकर सबके साथ हम बात करते थे, उनको समझाने की कोशिश करते थे। हम जब समझाते थे तो वो कहते थे कि हम समझ गए, लेकिन हमारे वापस आने के बाद ब्यूरोक्रेट्स उनके पास पहुंचते थे। ब्यूरोक्रेट्स उनको कहते थे कि अरे ये स्वदेशी वाले ये क्या जानते हैं, मजदूर संघ, किसान संघ वाले अर्थशास्त्र क्या जानते हैं, इनको तो अर्थशास्त्र का पता ही नहीं है, ये केवल भावना प्रधान है, इमोशनल है, सेंटिमेंटल है। तो फिर सरकार का निर्णय बदल जाता था। अब आप जानते हैं कि शुरू से हमारे देश में एक बीमारी है, अच्छे अच्छे लोग भी खरीदे जाते हैं। छोटे लोग तो खरीदे जाते ही है, बड़े लोग भी खरीदे जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स खरीदे जाते हैं, लीडर लोग भी खरीदे जाते हैं, कुछ मिनिस्टर्स भी खरीदे जाते हैं, और जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको खरीदने का प्रतिष्ठित रास्ता भी है, क्रूड मेथड नहीं है, प्रतिष्ठित रास्ता है। उनके किसी रिश्तेदार को अमेरिका में सारे शिक्षा दीक्षा के लिए भेजना, विश्व बैंक में नौकरी देना, IMF में नौकरी देना, तरह तरह के मार्ग है जो प्रतिष्ठित दिखते हैं। और इसके कारण हम लोग जो बोलते थे उसका प्रभाव नहीं होता था।